हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में हाजिर है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न आपको लोग को देखने के लिए मिलेंगे पूरे 50, जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि यह बेस्ड है आपके एस्टेट और बीपीएससी सिलेबस से आपका ये आधारित प्रश्न इसमें 50 मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों शुरू के कुछ प्रश्न है इसमें, तो उसमें क्या है कि आपको एस्टेट में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं फटाफट हमारे एस्टेट पेपर 1 और 2 और बीपीएससी वाले जो हैं, आप लोग फटाफट देख लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी आप लोग के लिए जो है हेल्पफुल प्रश्न है यहाँ पे 50 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों उससे पहले जैसा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी रहती है कि आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग ऑलवेज सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाला जो भी सेशन होता है ना, वो आपके पास फटाक से पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए आपको नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट रिवीजन दोस्तों शुरू कर देते हैं। यह जो है स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न जो है मैं आपको बता दूं कि स्टेट के जो पिछला साल एग्जाम जो हुआ था पिछले वर्ष में, तो उसमें पूछा गया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखना हम लोग पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो उम्मीद है कि अभी तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे, तो और पहला प्रश्न अब देखने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए तैयार हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि नाद के कितने गुण होते हैं। तो नाद के अगर गुणों की बात कर ले तो नाद के कितने गुण, तो नाद के दोस्तों जैसा कि हम बात करें तो 3 गुण होते हैं। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि कौन कौन से होते हैं भाई, तो पहला हो जाता है आपका तारता। ठीक है, तारता। दूसरा हो जाएगा आपका तीव्रता। ठीक है, क्या हो जाता है, तारता के बाद तीव्रता। और तीसरा हो जाता है नाद की जाति अथवा गुण। ठीक है, जाति अथवा गुण। ठीक है, ये हो जाते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, तो आपका जवाब मिल गया 3। आगे देखिए, संगीत में कितने वर्ण होते हैं। वर्णों की अगर बात करें तो संगीत में गान करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, गान करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गान करने की क्रिया को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्ण के कितने प्रकार हैं यही पूछा जा रहा है, तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संगीत में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। बता दूं कौन कौन सा होता है, या फिर आपको पता है? तो चलिए, संगीत में जो होता है वर्ण दोस्तों कौन कौन सा होता है, अस्थाई अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण। ठीक है, अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, अवरोही, और एक होता है आपका संचारी वर्ण। ठीक है, ये आपके वर्ण हो जाते हैं 4 प्रकार के, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। वर्ण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और वर्ण किसे कहते हैं, तो गान करने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं, नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो नाद के अगर प्रकारों की हम बात करें तो नाद के 2 प्रकार होते हैं मेरे दोस्त। कितने, नाद के 2 प्रकार होते हैं। थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, तो नाद के 2 प्रकार। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन कौन से, तो एक हो जाता है आपका आहत नाद, और दूसरा हो जाता है अनाहत। ठीक है, अनाहत नाद। तो संगीत में जो हम लोग नाद का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, वो आहत नाद होता है। ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग संगीत में करते हैं। आगे देख लेते हैं मेरे दोस्तों, वो क्या है, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सप्तक जो है इसमें प्रकार बताना है। सप्तक के प्रकार की अगर हम बात कर लें तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर पहले की बात करें तो नीचे वाला जो होता है वो होता है आपका मंद्र सप्तक, बीच वाला क्या होता है, मध्य सप्तक, और आपके जो दाहिने तरफ होता है वो उसको क्या कहते हैं, वो तार सप्तक। तो यही 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। आगे बढ़ जाते हैं, मध्यम ग्राम की मूर्छना है। देखिए, मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना है, तो मूर्छनाओं की जैसा कि हम बात कर लें तो प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं बनती है, तो प्रत्येक ग्राम से हम लोग जानते हैं कि 7 मूर्छनाएं बनती है। तो भैया आपके मध्यम ग्राम हो या फिर गांधार ग्राम हो या फिर षडज ग्राम हो, तो सारे से मूर्छनाएं कितने, मूर्छना 7। ठीक है, तो प्रश्न हमारा आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है कि वैदिक स्वर कौन है। देखिए, वैदिक स्वर की अगर बात हो तो वैदिक स्वर कौन सा, किसको माना जाता है, तो सबसे पहले आपको बात करेंगे स्वरित। वैदिक स्वर जो है आपके स्वरित को माना जाता है। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पे जो है स्वर कितने थे उस समय, 3 थे ना, उदात, अनुदात और स्वरित। तो मुख्य जो थे आपके स्वरित। ठीक है, जिसमें कि आपके कौन से आ जाते हैं अभी वर्तमान में, सा, म और प। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विकृत स्वर के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। देखिए, विकृत स्वर की अगर बात कर ले तो सर्वप्रथम अगर बात हो रही है ना कि सर्वप्रथम किसने बताया, तो सर्वप्रथम देखिए भैया जो आपके जो हैं वो कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि ने ही बताया 2 प्रकार के विकृत स्वर। कितने, 2। कौन कौन से, एक आपके अंतर्गंधार,
अंतर अंतर गंधार और दूसरा हो गया आपका काकली काकली निषाद। ठीक है, अंतर गंधार और काकली निषाद, ये दो प्रकार के विकृत स्वर किसने बताया पहले? तो ये भरत ने बताया। ठीक है, अंतर गंधार जो है आपकी किस श्रुति पे है? तो 11वीं श्रुति पे, और काकली निषाद दूसरी श्रुति पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी है साथ से। तो आगे अगला जो प्रश्न है 8 नंबर का, कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट हैं? तो अगर हम थाटों की बात कर ले हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की, तो थाट इसमें 10 माने गए हैं। जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है कि कौन कौन से थाट हैं और कौन से किसमें स्वर लगते हैं, ये मैंने आपको क्लियर करवा चुका है, करवा दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, चैनल पे जितना भी सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन बनाया था मैंने, और जितने भी महत्वपूर्ण सेशन है सारा मैंने अपलोड करके रखा है। ठीक है, तो आपको एक बार जो है उसे ज़रूर देखना चाहिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर आप बीपीएससी, एस्टेट या फिर अगर डीएसएसबी की अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग ईएमआरएस देने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बार सेशन को ज़रूर सारे प्रश्नों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं वही सब मैंने शामिल किया है खास आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग देख लीजिएगा उस चीज़ को। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कि अलिप्ति गान किस प्रकार का गान है? तो अलिप्ति गान की जो है वो किस प्रकार का? तो निबद्ध है, अनिबद्ध है, प्रबंध है, या फिर क्या है? तो वो क्या बताना है? तो अलिप्ति गान जो होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये किस प्रकार का होता है, ये अनिबद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि ये ताल में बंधा हुआ ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये अनिबद्ध की श्रेणी में जाता है। कौन? अलिप्ति गान। ठीक है, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्ति गान, स्वस्थान का नियम, ये सब क्या होते हैं? ये सब अनिबद्ध के अंतर्गत में आते हैं। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, रागांग पद्धति की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए, रागांग, रागांग कहने का मतलब है केवल यहाँ पे छुपा हुआ है आगे में इसका राग। ठीक है, तो रागांग याद रखिएगा। रागांग पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है? तो नारायण मोरेश्वर खरे। ठीक है, रागांग पद्धति के जनक नारायण मोरेश्वर खरे। इन्होंने कितने रागांग माने हैं? तो इन्होंने 30 रागांग माने हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी बनेगा कि नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने रागांग माने? तो भैया जवाब देना है क्या? 30। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, मध्यम ग्राम का संवाद स्वर कौन है? देखिए, मध्यम ग्राम की अगर हम बात कर ले तो संवाद स्वर मध्यम ग्राम में जो हो जाता है वो कौन सा स्वर हो जाएगा? वो आपके स्वर हो जाएंगे रे और प। ठीक है, रे और प क्या होता है? मध्यम ग्राम संवाद स्वर होता है। ठीक है, रे और प। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है 12 नंबर का, राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं? तो भेदों की अगर हम बात कर ले राग रागनी वर्गीकरण के, तो 4 बताए गए हैं। ठीक है, 4 भेद कौन कौन सा? एक है आपके कृष्ण मत के अनुसार, दूसरा है शिव मत के अनुसार, तीसरा है भरत मत के अनुसार, और चौथा है हनुमत। चलिए लिखना शुरू करते हैं। कृष्ण मत, ठीक है, कृष्ण या इसको कल्लीनाथ भी कहा जाता है, कृष्ण मत। अगला है शिव मत। ठीक है, शिव मत। और क्या होता है? भरत मत। ठीक है, भरत मत। शिव मत को सोमेश्वर मत भी कहते हैं, भरत मत। और एक होता है आपका हनुमान मत। ठीक है, हनुमान मत। देखिए, इसमें जो राग रागनी जो बताए गए हैं राग रागनी वर्गीकरण में, तो कृष्ण और शिव के अनुसार अगर बात कर ले तो इनमें 6 राग और 36 रागनियां हैं। ठीक है, इनके अनुसार। अगर भरत और हनुमान की बात कर ले तो इनमें 6 राग और 30 रागनियां हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कृष्ण शिव ये आपके कौन हो गए? 6 और 36। भरत और हनुमान ये आपके 6 और 30। ठीक है, तो राग रागनी वर्गीकरण के यही 4 भेद थे, कृष्ण मत, शिव मत, भरत मत और हनुमान मत के प्रकार। आगे देख लीजिए, उत्तरायता किसके प्रकार हैं? तो उत्तरायता की अगर बात हो रही है तो उत्तरायता क्या है भाई? स्वर है, मूर्छना है, श्रुति है, जाति है, राग है, क्या है? तो उत्तरायता जो है आपका क्या होता है? उत्तरायता किसका नाम है? तो उत्तरायता जो है आपका नाम वो हो जाता है मूर्छना का। ठीक है, मूर्छना। ठीक है, टोटल मूर्छना की अगर बात करें तो मूर्छनाओं की संख्या 21 होती है। ठीक है, और मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मूर्छना होते हैं। चलिए आप लोग फटाफट जो है कमेंट में मुझे जवाब दीजिए, ये 4 प्रकार के मूर्छना कौन कौन होते हैं? चारों प्रकार का आप लोग नाम लिखिए, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी क्या है? तो अर्धमागधी क्या होता है? तो अर्धमागधी के बारे में बताना है, तो अर्धमागधी जो होता है वो क्या होता है?
गीति होता है, गीति का प्रकार होता है अर्धमागधी। ठीक है, आगे देखिए थाट वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। थाट की अगर बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं थाट हमारे यहाँ कितने हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट हैं। तो थाट वर्गीकरण का जो जनक वो थे, वो कौन थे, भातखंडे जी थे, भातखंडे जी। इन्होंने ही 10 थाटों का वर्गीकरण किया है, 10 थाट इन्होंने ही बनाया है। किसने, भातखंडे जी ने। कैसे, ये वेंकटमुखी के 72 मेल से एक्सपायर होकर इन्होंने 10 थाट बनाया है ताकि सरल हो जाए संगीत, इसलिए इन्होंने थाट बनाया। तो थाट वर्गीकरण किसके द्वारा, तो भातखंडे के द्वारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मोहन वीणा किस वाद्य से विकसित हुआ है। तो मोहन वीणा की अगर हम बात कर ले तो ये आपके गिटार से विकसित माना जाता है। ठीक है, गिटार से विकसित माना जाता है। और गिटार में भी कौन सा गिटार, तो ये आपका हो जाता है प्रकार हवाईयन। ठीक है, हवाईयन गिटार। गिटार हमारे यहाँ का नहीं है दोस्तों, ये जो है आपके विदेशों का वाद्य है। ठीक है, तो ये वर्तमान में क्या है, इसे अपना लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भातखंडे के अनुसार कोमल धैवत किस श्रुति पर स्थापित है। तो कोमल ध की बात हो रहा है तो श्रुति बताना है, तो कोमल ध किस श्रुति पर स्थापित है, तो जवाब हो जाएगा इसका 16वीं। ठीक है जी, 16वीं श्रुति पर स्थापित है। और श्रुति जो होते हैं कितने होते हैं, 22। तो 16वीं श्रुति का नाम क्या हो जाता है, 16वीं श्रुति का नाम है संदीपनी। ठीक है, संदीपनी, संदीपनी 16वीं श्रुति का नाम है। तो ये सब श्रुति भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, भातखंडे के अनुसार कोमल धैवत किस श्रुति पे है। देखिए भातखंडे के अनुसार अगर कोमल धैवत की अगर हम बात कर ले तो कोमल धैवत किस श्रुति पे है, 16वीं श्रुति पे। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया क्या, मैं ऊपर जरा देखूं। जी हाँ, धैवत एक में लिखा गया, एक में ध लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, धैवत जो है आपके ये किस पे है, 16वीं पे है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल में षडज किस श्रुति पर था। तो षडज की बात हो रही है भाई, षडज वो किस श्रुति पे था। तो जानते हैं कौन सी श्रुति होगी हमारी, चौथी होगी। चौथी श्रुति ये क्या हो जाएगी आपकी, चौथी श्रुति जो होती है क्या होती है, छंदोवती होती है ना, छंदोवती, छंदोवती चौथी श्रुति होती है। और ये कहाँ थी श्रुति, किस श्रुति पे, चौथी श्रुति पे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है। तो राग वर्गीकरण की अगर हम बात कर ले तो सर्वप्रथम उल्लेखों की बात हो रही है, तो इसमें किसमें मिलेगा आपके, तो राग शब्द का प्रयोग भैया इसी में हुआ था आपके विदेशी में। ठीक है, जो कि मतंग के द्वारा लिखा गया है। मतंग कृत क्या है, ये ग्रंथ है। ठीक है, मतंग जी ने इसको लिखा है क्या, बृहदेशी को। और बीना पे जो सारिका जो बांधा गया था सर्वप्रथम, उसका भी उल्लेख इन्होंने ही किया है, बृहदेशी में किया है। ठीक है, तो राग शब्द का उल्लेख भी इसी में मिलता है। आगे देख लीजिए, उद्ग्राह का संबंध किस गायन विधा से है। देखिए उद्ग्राह का जो संबंध है वो किस गायन विधा से हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे प्रबंध से, क्योंकि इसमें ही होते हैं, इसके 4 जो है आपके धातु होते हैं। प्रबंध के 4 धातु, उद्ग्राह, उद्ग्राह, मेलापक, मेलापक, ध्रुव और आभोग। ठीक है, ध्रुव और आभोग, यही तो 4 प्रकार के होते हैं प्रबंध के। 4 क्या होते हैं, 4 प्रकार के प्रबंध होते हैं। प्रबंध के 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं, अंग। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रबंध के 4 अंग। तो उद्ग्राह जो आपके संबंध हो गए प्रबंध से। आगे देखिए इसमें क्या है कि प्रबंध के कितने अंग होते हैं। देखिए प्रबंध के अंग की बात करें तो प्रबंध के 6 अंग, और प्रबंध के धातु की बात करें, धातु जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया धातु, तो धातु 4 हो जाते हैं। ठीक है, प्रबंध के धातु 4 और अंग 6। ठीक है, कितने अंग, तो 6 अंग। अगर हम अंग की बात करें तो कौन कौन से हो जाते हैं, चलिए लिख देता हूँ, बताता हूँ। स्वर होता है पहला, उसके बाद होता है विरुद्ध, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पद के बाद तेनक, उसके बाद अगर बात कर ले पाठ, और क्या होता है छठा, ताल। तो ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, अंग। और 4 प्रकार के जो मैंने ऊपर बताया वो धातु, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल, ये प्रबंध के 6 अंग हैं। आगे देख लीजिए अगला जो है प्रश्न 23 नंबर का, कि प्रबंध किस वर्ण में आता है। तो प्रबंध के अगर वर्णों की अगर हम बात कर लें तो प्रबंध क्या होते हैं, ताल में बंधे हुए होते थे, तो ये निबद्ध के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, ताल में बंधे हुए
रचना होती है, तो इसलिए ये निबंध के अंतर्गत आएगा, निबद्ध। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शुद्ध ठाट किसे माना गया है। तो आधुनिक की बात हो रही है, हम प्राचीन की बात नहीं कर रहे हैं। प्राचीन की बात करेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा प्राचीन में, लेकिन हम बात कर रहे हैं आधुनिक की। तो आधुनिक में क्या हो जाएगा, बिलावल, जिसमें कि आपके सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। और ये जो बिलावल है इसके समान जो है दक्षिण पद्धति का राग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका धीर संकरा भरण। ठीक है, क्या होता है, धीर संकरा भरण। ठीक है, ये होता है दक्षिण के समान राग होते हैं। हम लोग यहाँ हिंदुस्तानी में बिलावल कहते हैं, और वहाँ क्या कौन सा राग समान, तो धीर संकरा भरण। ठीक है, और प्राचीन में जो था वो काफी को शुद्ध माना जाता था। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है ध्वरु वर्णम के कितने अंग होते हैं। तो ध्वरु वर्णम के अगर अंगों की हम बात करें तो ध्वरु वर्णम के 6 अंग होते हैं जी। ध्वरु वर्णम के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अगर बात कर ले ध्वरु वर्णम के अंग की, तो इसमें हो जाता है आपका स्वर होता है, जाति हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी बात कर ले तो साहित्य हो जाता है, साहित्य। ठीक है जी, साहित्य, राग, उसके बाद फिर ताल, और बात करें तो एक अगला हो जाता है रस। तो ये 6 प्रकार के ध्वरु वर्णम के अंग होते हैं, स्वर, जाति, साहित्य, राग, ताल और रस। ये 6 प्रकार के ध्वरु वर्णम के अंग हो जाते हैं। तो प्रश्न बने ध्वरु वर्णम के कितने अंग, तो 6। आगे देख लेते हैं ध्वरु वर्णम में कितने खंड होते हैं। जैसे कि देखा आपने ना ऊपर में कि प्रबंध के कितने 6 अंग और 4 धातु, लेकिन यहाँ पे ध्वरु वर्णम में क्या है कि ध्वरु वर्णम में खंड कितने होते हैं, तो ध्वरु वर्णम में 3 खंड और कितने, और 6 अंग। 3 खंड, 3 क्या होता है, ध्वरु वर्णम के 3 खंड और 6 अंग। और प्रबंध में क्या देखा हमने, 4 धातु और 6 अंग। ठीक है, तो ध्वरु वर्णम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ध्वरु वर्णम में कितने हो जाते हैं आपके 3 खंड। तो कौन कौन से भैया, तो एक हो जाता है आपका पल्लवी, अनुपल्लवी, अनुपल्लवी, और तीसरा हो जाता है आपका चरणम। ठीक है, ये आपका हो जाता है चरणम। तो ये 3 प्रकार के खंड होते हैं, और आपके 6 प्रकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब दोस्तों आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं तिल्लाना के कितने भाग हैं। देखिए तिल्लाना के भाग की हम बात करें तो तिल्लाना के 3 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग, 3 भाग। सेम कौन कौन सा, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। ये तिल्लाना के 3 भाग, एक हो जाता है आपका पल्लवी, अनुपल्लवी, और आपका हो जाता है चरणम। ठीक है, ये भी 3 भाग होते हैं इसके। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, श्रीकंठ ने कितने मेल माने हैं। देखिए श्रीकंठ की अगर हम बात करें यहाँ, तो श्रीकंठ ने कुल 9 मेल माने हैं, और दक्षिण संगीत पद्धति में जो मेल है वो टोटल कितना है, 19 मेल है। ठीक है, और हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मेल को थाट कहते हैं, और यहाँ क्या है 10 थाट है। और ये 15 जो मेल माने हैं ये किसने माने हैं, माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य ने कितने मेल माने हैं, 15 मेल माने हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है गौड़ सारंग के न्यास का स्वर बताएं। देखिए गौड़ सारंग के जो न्यास के जो स्वर होंगे वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका न्यास के स्वर सा, ग और प, जो कि आपके कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, सा, ग और प जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है छाया नट का वादी स्वर कौन सा है। तो छाया नट की अगर वादी स्वर की हम बात करें तो छाया क्या हो जाएगा भाई, छाया नट का वादी संवादी क्या होता है, तो वादी यहाँ पूछा जा रहा है ना, तो वादी इसका हो जाता है रे। अगर हम बात कर ले दोस्तों समवादी की, तो छाया नट की संवादी स्वर हो जाता है प। ठीक है, छाया नट का वादी स्वर रे और संवादी स्वर प। अगर इसकी जाति पूछे तो जाति इसका क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा संपूर्ण। ये आपका क्या हो जाता है इसका जाति, छायानट का जाति इसका संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, छायानट की जाति संपूर्ण हो जाती है। और अगर बात करें तो ये क्या है, पूर्वांग प्रधान राग माना जाता है। ये कैसा राग है, पूर्वांग प्रधान राग है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं 31 नंबर है राग श्री का वादी स्वर बताएं। यानी कि राग श्री में जो वादी स्वर होता है वो कौन सा स्वर होता है। तो राग श्री की हम बात करें तो राग श्री में क्या होता है आपका, वो आपके कोमल हो जाते हैं, कोमल री सब, यानी कोमल रे आपका जो होता है वो वादी होता है कोमल रे, और प क्या होता है आपका संवादी हो जाता है, शुद्ध प।
ठीक है। चलिए, तो ये आपके हो गए राग श्री। अगर श्री की बात कर ले तो इसका जो गायन समय माना जाता है, गायन समय वो कब माना जाता है? दिन का अंतिम पहर, ठीक है, दिन का अंतिम पहर यानी कि चतुर्थ पहर भी उसको बोल सकते हैं। और राग श्री किस थाट का है? तो ये पूर्वी थाट का राग है, ठीक है, पूर्वी थाट। और इसमें क्या है? वादी स्वर, कोमल, ऋषभ और संवादी क्या हो जाता है? प, पंचम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राग मियाँ मल्हार की जाति बताएं। तो राग मियाँ मल्हार की जो जाति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? संपूर्ण साड़व, ठीक है, संपूर्ण साड़व। राग मियाँ मल्हार की जाति संपूर्ण साड़व हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, राग मियाँ मल्हार जो है वो किस थाट का है? वो काफी थाट का राग है। आगे देखते हैं 33 नंबर का, राग दरबारी कान्हड़ा की जाति बताएं। तो राग दरबारी कान्हड़ा जो है वो किस थाट से है? ये आसावरी थाट से माना जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि आसावरी थाट का यह राग है और इसकी जाति क्या होती है राग दरबारी कान्हड़ा की? तो इसकी जाति जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो हो जाती है वक्र संपूर्ण। कैसा? वक्र, ये आपका कहाँ है? वक्र संपूर्ण, ठीक है, वक्र संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी राग दरबारी कान्हड़ा की। चलिए अब प्रश्न आता है कुछ बिहार से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको आपके सिलेबस पे आधारित मिलेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पे भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जन्म मैं इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि यह जो है बार बार पूछे जाने की संभावना जो है इसमें बनी हुई है। अब से दोस्तों जो शामिल किया गया है आपके बिहार का सिलेबस को, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और बार बार आगे तक भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से हम लोग इस चीज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो भिखारी ठाकुर का जन्म बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। इसको याद कैसे रखना है 18 दिसंबर 1887 को? देखिए फयाज खां जो थे हमारे, उनका जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। तो याद रख लेना है 86 से एक बढ़ाकर क्या हो जाएगा? 1887 में भिखारी ठाकुर। और 18 है ना, तो भाई 18 दिसंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि दोस्तों कभी अगर आप देखेंगे कि किसी को मिला जुला कर अगर याद करने की प्रश्न कोशिश करेंगे ना प्रश्नों को, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 86 कौन हो गया? फयाज खां। 87 कौन हो गए? भिखारी ठाकुर। तो जोड़ जोड़ कर पढ़ा कीजिए इसको, और इस तरह से जो है आपको यादें जो है बहुत अच्छी रहेगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि महेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? देखिए महेंद्र मिश्र की अगर हम बात कर ले तो इनकी जन्म जो है वो कब हुई थी? वो हुई थी आपके 16 मार्च 1865 ईस्वी को। तो हमारा जो जवाब क्या हो जाएगा? 16 मार्च 1865 को महेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था, ठीक है। ये बहुत अच्छे जो है नायक, अभिनायक, नेता जो भी कह लीजिए, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये स्वतंत्रता में अपना बहुत योगदान दिए थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो शारदा सिन्हा जो है वो बहुत अच्छी गीत गाती हैं। वो उनका गीत जो है छठ जब आती है तो उस टाइम क्या होता है कि काफ़ी लोगों के घरों में बजता है, केवल इन्हीं का गीत ही बजने को मिलता है, यानी कि बहुत अच्छा जो लगता है इनका गीत सुनकर। तो शारदा सिन्हा का जन्म पूछा जा रहा है कि किस ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म जो दोस्तों बता दूं 1952 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछा जाए तो कब हुआ था? 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। आगे देखिए, इनमें से किनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ था? तो 5 जनवरी 1920 दोस्तों किनका जन्म दिवस है, किनका जन्म हुआ था? तो ये आपके हो जाएंगे बिहार कोकिला जो है आपके विंध्यवासिनी देवी। बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी का जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यह जो प्रश्न आपको मैंने बताया था ना, जो नोट किया, जो करवाया था आपको बिहार से, जो हम पढ़ाए थे डिटेल्स, जो क्लास आप लोगों के लिए लिए थे लेक्चर वाली, तो उसमें मैंने इसमें सब कुछ आपको नोट करने के लिए कहा था, ठीक है। पता नहीं आपने किया है या नहीं किया है, मैं नहीं जानता, लेकिन
वहीं से प्रश्न जो है उठाकर आप लोगों के लिए यह मुझे लाना पड़ा है, क्योंकि आप लोगों को करवाऊंगा जब तक आप लोग करोगे नहीं, मुझे है पता। इसलिए दोस्तों चलिए, बिल्कुल आप लोग के लिए करेंगे और करवाते रहेंगे। चलिए बस, लेकिन कंजूसी नहीं, बेईमानी नहीं, बस प्रेम से आप लोग याद कीजिए। और कंजूसी मेरे साथ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ही लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ क्या होता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दीजिए, बस इतना सा रिक्वेस्ट है। देखिए, तो आप लोगों ने कहा था एमसीक्यू चाहिए, तो चलिए एमसीक्यूज जो महत्वपूर्ण जो सिंगर थे, जो महत्वपूर्ण वादक थे, उनका जो है मैंने यहाँ पे लेके आया है। ठीक है, देखिए सियाराम तिवारी का संबंध बिहार के किस घराने से है? तो सियाराम तिवारी की अगर हम बात की जाए तो सियाराम तिवारी का संबंध जो बताया जाता है दोस्तों, वो किस घराने से? बिहार के दरभंगा घराने से बताया जाता है। ठीक है, दरभंगा घराने से बताया जाता है। आगे, तो सियाराम तिवारी हो गए कहाँ से? दरभंगा घराने से। सियाराम, दरभंगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संगीतज्ञ का संबंध दरभंगा घराने से है? तो इनमें से जो संगीतज्ञ हैं उनका संबंध है दरभंगा से। तो आप लोग जानते हैं कि राम चतुर मल्लिक जी जो हैं वो दरभंगा घराने से संबंध रखते थे, और ये जो है बहुत अच्छे ध्रुपद गायक थे। ठीक है, मैं जब आपको पढ़ा रहा था उसमें लेक्चर क्लास में, तो मैंने कहा था ना कि वहाँ क्या हुआ था कि बहुत दिनों से जो है आपको वर्षा नहीं हुई थी, तो क्या किया गया, तो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया इनको कि वर्षा जो है नहीं हुई है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद माता की पूजा करके उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब गायन स्टार्ट किया तो घना घोर बादल छाए और 3 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। तब फिर इनको क्या करना पड़ा, फिर बारिश को रुकवाने के लिए भी इनको गीत गाना पड़ा, क्योंकि हर जगह जो है जलमग्न हो गया था। तो ये थे राम चतुर मल्लिक। ठीक है, दरभंगा घराने से। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि राम चतुर मल्लिक का जन्म कब हुआ था? तो इनके हम जन्म की बात करें तो राम चतुर मल्लिक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ठीक है जी, 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राम चतुर मल्लिक साहब। अगला प्रश्न है, गोपाल मिश्र किस घराने के प्रवर्तक है? तो गोपाल मिश्र की अगर हम बात करें तो ये प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो किसके? वो बढ़िया घराना के। ठीक है, गोपाल मिश्र का संबंध किससे है? बढ़िया घराना का। ये सारा प्रश्न जो है वहाँ पे हम करवाए थे, आप लोगों को बताए थे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू इस फॉर्म में भी यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। जो भी प्रश्न आए आप आसानी से मेरे दोस्त आप लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आगे देखिए, बढ़िया हो गया। अगला प्रश्न है कि श्यामा मल्लिक का संबंध किस घराने से है? तो श्यामा मल्लिक की अगर बात की जाए तो श्यामा मल्लिक का संबंध जो बताया जाता है वो किस घराने से? बेतिया घराने से इनका संबंध माना जाता है, श्यामा मल्लिक। आगे देखिए, इनमें से किस संगीतज्ञ का संबंध बेतिया घराने से है? तो बेतिया घराने से जो संबंध, जैसे कि आपको बताया ऊपर में, एक श्यामा मल्लिक थे और एक और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कुंज बिहारी हैं, क्योंकि राम चतुर मल्लिक तो दरभंगा से हैं। शांता प्रसाद ये आपके कहाँ से हो जाते हैं? और शांता प्रसाद का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। यहाँ देखिए, ईश्वरी प्रसाद ये लखनऊ के नृत्य घराना के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये आपके बच गए कौन? कुंज बिहारी। ये कहाँ से थे? ये बेतिया घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि घना रंग का संबंध किस घराने से है? घना रंग भी प्रश्न जो है वहीं पे था, वहीं पे हम आपको सारा चीज़ करवा चुके थे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है सेशन को एक बार जाके आप लोगों को पूरा बढ़िया से देख लेना चाहिए, सारे सेशन को। जितना भी सेशन इस चैनल पे अपलोड है, जितना भी सेशन अपलोड कराया मैंने, एक बार सारे सेशन को देख लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि आपके वहाँ से जो है एस्टेट और बीपीएससी दोनों आप लोग क्रैक करने की क्षमता आप में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न हम लोग का है, घना रंग का संबंध किस घराने से? देखिए, जो रंग है वो क्या है? घना है जी। 44 नंबर का प्रश्न है, घना है। तो घना रंग जो है आपका, घना जब होता है तो क्या होता है? डुम। ठीक है, डुम फॉर डुमराव। तो याद रखना है, घना रंग, घना यानी रंग क्या है? काफी घना है, डुम है, तो डुम फॉर डुमराव। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे 45 नंबर की, कि पंडित क्षितिपाल मल्लिक का संबंध बताएं। तो क्षितिपाल मल्लिक के बारे में भी जितना भी हम यहाँ से उठाए हैं ना, तो बिल्कुल सब वहीं से उठाए हैं, वही सेशन से हम लोग लाकर देखे, क्योंकि वहाँ हम लोग थ्योरी के रूप में देखे थे। तो वहीं से हमको थ्योरीज को उठा उठाकर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज बना दिया। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या किया? एमसीक्यूज बना दिया। तो बताना है क्षितिपाल मल्लिक का संबंध।
तो क्षितिपाल मल्लिक जो है इनका संबंध हो जाता है आपके दरभंगा घराने से, ठीक है, दरभंगा घराने से। क्षितिपाल यानी छिपकली, याद रखना छिपकली कहाँ कहाँ पे, दरभंगा, दरभंगा तो दीवार पे, ठीक है, तो दरभंगा पे। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, कुछ जो लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद कर लीजिए, बिल्कुल प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, 46 नंबर का है, बलराम पाठक का संबंध बिहार के किस घराने से माना जाता है। तो बलराम पाठक जो है किस घराने से हैं, तो बलराम पाठक के बारे में अगर बता दूं मैं, तो ये क्या है, सितार वादक हैं, ठीक है, ये क्या है, सितार वादक हैं, ठीक है। तो बलराम पाठक जो है ये किस घराने से, गया घराने से माने जाते हैं। बलराम पाठक का संबंध किस घराने से, गया घराने से, और बलराम पाठक का संबंध किस वाद्य से, तो सितार वाद्य से, ठीक है। चलिए, गया घराने का बहुत पुराना इतिहास रहा है दोस्तों। एक ददनबाई जो थी काफ़ी फेमस थी, ददनबाई, जिसको कि संजय दत्त के नानी भी कहा जाता है, संजय दत्त की नानी है वो ददनबाई। अगला 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दो प्रश्न हम दिखाने वाले हैं, 47 और 48। बस यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए आज यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना है। देखिए सबसे पहले क्या है, राग दर्पण, ठीक है, राग दर्पण। तो राग शब्द की अगर बात हो, एक है आपका राग दर्पण, एक है आपका संगीत दर्पण। तो राग तो क्या होता है, राग तो फकीरू, रू यानी रू फॉर र, तो राग तो फकीरू, यानी कि राग क्या हो जाएगा, राग आपका हो जाएगा राग दर्पण के लेखक फकीरुल्लाह, ठीक है, राग दर्पण के लेखक फकीरुल्लाह। और यहाँ पे अगला प्रश्न है संगीत दर्पण। जब संगीत हो जाए तो आपको संगीत से क्या मारना है, पंडित दामोदर, ठीक है, पंडित दामोदर। तो ये चीज़ आपका आज क्लियर हो गया होगा। चलिए कर लेते हैं अच्छे से। राग दर्पण के लेखक कौन है, तो राग दर्पण के लेखक फकीरुल्लाह हैं। तो यहाँ पे राग है, राग तो दर्पण, राग दर्पण तो फकीरुल्लाह, और संगीत दर्पण तो पंडित दामोदर, ठीक है। चलिए अब क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, विश्व संगीत सम्मेलन कब मनाया जाता है। इसको जरा सा आप लोग VVI लगा लीजिए, ठीक है, ये VVI के अंतर्गत हम रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये कब पूछ दे कब टपक जाए कोई पता नहीं है। विश्व संगीत सम्मेलन कब मनाया जाता है, तो भाई ये जो है आपके डेट जो हो जाएंगे 21 जुलाई, ठीक है। विश्व संगीत सम्मेलन कब मनाया जाता है, तो 21 जुलाई को। आगे प्रश्न है 50 नंबर का कि ग्राम का उदय किस काल में हुआ था। तो ग्राम की अगर उदय की हम बात कर ले, तो यहाँ पे आपकी प्रश्न ऑप्शन हम देखेंगे, तो यहाँ जवाब हमको क्या मिलने वाला है, वैदिक काल। क्योंकि वैदिक काल में जो थे आपके कौन कौन से ग्राम थे, उसी समय ग्राम थे, यानी कि षडज थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, और आपका एक और था कौन, गांधार ग्राम, गांधार ग्राम। भारत ने दो ही ग्राम की चर्चा की है, कौन कौन से, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की, क्योंकि इसे जो है गांधार ग्राम को भरत ने क्या बताया, विलुप्त ग्राम, यानी कि ये देवताओं के लिए ग्राम बताया। तो इसका मतलब है 3 ग्राम तो उस समय भी था तभी तो उसने बताया। तो क्योंकि दोस्तों अगर नहीं होता तो फिर नहीं बताता, ठीक है। तो ग्रामों का उदय किस काल में हुआ, तो ग्रामों का उदय जो है आपके वैदिक काल में हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न जो हैं 50 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आपकी एक फीडबैक लेनी है कि आप लोग फीडबैक में क्या देते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही फीडबैक मिलेगा। तो चलिए बताइए मुझे दोस्तों कमेंट के माध्यम से कि आप लोग को यह सेशन जो है कैसा लगा और आप लोग को कितना मज़ा आया है यह सेशन करने में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ, बहुत अच्छे, जैसे कि जो पूछे हुए प्रश्न रहते हैं, जो रिपीटेड प्रश्न रहते हैं काफ़ी, तो बस वही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना भी है, वही सब पूछे भी जाते हैं और वही सब प्रश्नों के साथ हम मिलते भी हैं। तो एक बार आप लोग सारे सेशन को जाके देख लीजिए, जितना भी चैनल पे जितना भी सेशन अपलोड है सारे सेशन को एक बार अवश्य देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपका सॉल्व होने वाला है स्टेट और BPSC में, ठीक है। मिलते हैं आपसे, इजाज़त चाहते हैं अभी। जय हिंद, जय भारत।